है साजिदा तुम्हें बख्शा खुदा ने वो शोहर, हर एक काम है जिसका इबादतों जैसा। ख्वाबो ख्याल फिक्र नजर में समाए, ख्वाबो ख्याल फिक्र नजर में समाए हो, लगता है जिंदगी में मेरी लौट आए हो। ख्वाबो ख्याल फिक्र नजर में समाए हो, लगता है जिंदगी में मेरी लौट आए हो। शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, पेवंद खाक हो के भी पागल बनाए हो। जब से हमारे घर में वो चेहरा नहीं रहा, जब से हमारे घर में वो चेहरा नहीं रहा, लगता है जिंदगी में सवेरा नहीं रहा। जब से वो हम सफर मेरे घर से चला गया, आंखों से कोई नींद का रिश्ता नहीं रहा। क्या बात है। अगर साहब का कोई सियासी मुखालिफ है तो अपनी सियासी तौर पे पॉलिसी के मुताबिक अपने काम करेगा, ये अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम करेंगे। उसको जिस रास्ते जाना है वो उस रास्ते जाएगा, ये अपने रास्ते जाएंगे। उसमें जाती दुश्मनी, जाती खलिश या बदला लेने, इंतकाम लेने और जान के लाले पड़ जाए इस हद तक पहुंचने की बात नहीं हुआ करती। नाज़रीन इकराम, फ़िलहाल मैं साथ में हूँ मोहतरमा साजिदा निहाल अहमद अंसारी साहिबा के साथ। निहाल अहमद साहब की ज़िंदगी से मुतालिक हम कुछ सवालात इनसे पूछेंगे। उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू जिन पर अब तक नज़र नहीं की गई और जो अब तक लोगों के सामने नहीं आए, जैसे कि वो बहैसियत वालिद कैसे थे, बहैसियत शौहर कैसे थे, बहैसियत भाई कैसे थे। तो इस ताल्लुक़ से हम तो उनकी अहलिया से जानना चाहेंगे। तो आपके सामने है मोहतरमा साजिदा अंसारी साहबा। तो मोहतरमा बताइएगा, निहाल अहमद साहब की ज़िंदगी के ऐसे पहलू जो अब तक वाह नहीं हुए हैं, लोगों के सामने नहीं आए हैं अब तक। निहाल अहमद साहब की वालदा जब मुझसे पहली बार मिली तो उन्होंने बात करते करते कहा कि मेरे बेटे को मैंने मेरे अपने तरीके से तरबियत दी, लेकिन अल्लाह ने खिदमत करने के लिए उसको सियासत का ज़रिया चुना और सियासत के ज़रिए वो लोगों की खिदमत कर रहा है। मेरा बेटा ईमानदार है और उसने खिदमत करने का अहद ले लिया है, मैं उसके साथ। ये एक ऐसी बात थी जिसने मुझ पर बड़ा ज़बरदस्त असर किया कि एक माँ अपने बेटे को सियासत में खिदमत करते हुए देखती है, वो ईमानदार रहे, ये उसकी चाह है और बेटा उस पर पूरा उतरता है। वो एक कामयाब माँ होने की ज़बरदस्त निशानी है। और साहब की ज़िंदगी जो एक खुली किताब की तरह है, जिसमें वो एक ईमानदार, साफ शफाफ जहन वाले और लोगों की हर तरह से खिदमत करने वाले साबित हुए। उसमें उनकी माँ की तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी के साथ बहैसियत एक भाई की, मैंने अक्सर साहब की बहनें मेरे यहाँ आती जाती रही, मैंने अक्सर देखा कि साहब से वो बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और साहब भी अपनी बहनों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनके दुख सुख में हमेशा शरीक रहते हैं। जहाँ मैं रहती थी मेरी सास के घर पहले उस्मान मंजिल में, वहाँ भी मैंने देखा कि मेरी नंदें, मेरी देवरानियाँ, मेरे देवर और मेरी सास और दीगर रिश्तेदार, भाई भतीजे सब साहिब के बेइंतहा अच्छा सलूक करते रहे। और ये सब साहिब के जो हुस्न सलूक है उसकी वो वजूहात है कि उन्होंने अच्छे ढंग से मेरे साथ भी सलूक किया। एक शोहर की हैसियत से मैं ऐसा मानती हूँ कि बेइंतहा शफीक शोहर, मेहरबान शोहर, जिम्मेदार शोहर, और मैं अपनी शायरी का आइडियल अपने शोहर को मानती हूँ। मैं एक समझ लीजिए आप कि वाहिद धूलियवी की बेटी हूँ और वो उस्ताद शायर थे, कई उनके शागिर्द हैं और मैं बचपन से शायरी करती हूँ। लेकिन मैंने बाद में अपने शादी के बाद अपने शोहर को अपना आइडियल बनाया, इसलिए कि उनके अंदर तमाम खूबियाँ थी जो एक मेहरबान, शफीक, समझदार, लायक आदमी में होती है। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। एक सियासतदान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, लेकिन उन्होंने सियासत में रहते हुए
एक बीवी के लिए जो कुछ उनके लिए कर सकते थे वो उन्होंने किया। शहर से काफ़ी दिन तक बाहर रहते थे, उसके बावजूद वो अपने बच्चों का ख्याल रखना, बीवी का ख्याल रखना, दिन में 2 बार 3 बार बाहर रहे तो फ़ोन करना। और एक सबसे बड़ी बात जो उनकी खूबी में शामिल थी, उनका मिजाज एक बीवी की हैसियत से ये भी रहा कि अपनी बीवी के साथ मजाक करूं, और जब कभी उनको ऐसा लगे कि मेरा मजाक कुछ तल्ख हो गया है तो चाहे मुझे बुरा लगा हो न लगा, उन्होंने बार बार, मैं समझती हूँ कि दिन में एक बार ज़रूर वो इस बात की कोशिश करते कि अगर तुम्हें बुरा लग गया हो तो माफ़ कर देना। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसी आदमी को इस तरह अपनी बीवी से मजाक में भी माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा, जो एक बहुत बड़ी बात है। मैंने इतना नफीस शोहर पाया, ये मेरी खुशकिस्मती है। और ऐसे शोहर के लिए मग़फ़िरत की मैं दुआ करती हूँ। मेरे बच्चों ने एक ऐसा बाप पाया जिनको सियासी तरबियत देने के लिए उन्होंने मुझे एक कायद की हैसियत से, एक तरबियत देने वाली माँ की हैसियत से मंजूर किया। और मैंने अपने दोनों बच्चों को सियासी तरबियत, जिस तरह मैंने सियासी तरबियत राष्ट्र सेवा दल से पाई, सोशलिस्ट पार्टी से पाई, हिंदुस्तान की तमाम मरकज़ी उज़रा जो रहे या मरकज़ी क़यादत सोशलिस्ट पार्टी की रही, वो मैं उनके साथ पली बड़ी हूँ। एस एम जोशी मेरे सियासी बाप हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, मधु दंडवते जैसे लीडरान के करीब रही हूँ। मृणाल गोरे और साहब को मैं अपनी उम्र के 11वें साल से जानती रही हूँ, वो एक लीडर की हैसियत से भी। तो मैंने जो तरबियत अपने बच्चों को सियासी दी वो साहब के कहने के मुताबिक दी, और वो ये मानते थे कि मैंने अपने फ़र्ज़ के साथ इंसाफ किया, बराबर दी। बच्चों में उन्होंने लड़का और लड़की में कभी तमीज़ नहीं किया। हत्ता कि मैंने ऐसा देखा कि एक मरतबा हम बम्बई जा रहे थे और रास्ते में हमारे ड्राइवर ने एक गीत जो था फिल्म का रफ़ी की आवाज़ में, बाबुल के दुआएं लेती जा तुझको संसार मिले, उस गीत को सुनने के बाद साहब की आंखों से ज़ारो कतार आंसू गिर रहे थे। बेटी मेरी जो शान-ए-हिंद थी वो उनकी छोटी थी, 4 साल की थी, वो उनकी माड़ी पे सर रखे हुए थी, सो रही थी। जब मुझे सिसकियों की आवाज़ आई तो मैं अखबार पढ़ते पढ़ते अपने शोहर की तरफ देखी, जो हम लोग कार में सफ़र कर रहे थे, बुलंद मेरी माड़ी पे थी। मैंने देखा तो मुझे बहुत देर तक सूझा नहीं कि मैं ड्राइवर को ये बोलूं कि तू बंद कर दे, शायद इनको गिरा गुजरे हो। लेकिन जब गाना ख़त्म हो गया, साहब मुझको बोले कि रफ़ी ने 6 बार ये गाने की कोशिश की थी, और वो बार बार सुबह के रोज देता था। और उसने ये जो गीत गाया, मैं इससे अंदाज़ा लगाती थी कि एक बाप अपनी बेटी की जुदाई, उसकी रुखसती को किस अंदाज से देखता है। इतना शफीक बाप मेरे देखने में बहुत कम सियासी बाप आए जिन्होंने अपने बच्चों की इस तरह जिम्मेदारियां की। मेरे साथ जो सहेलियां हैं, पार्टी की औरतें हैं, ये बोला करती है मुझको कि जो सियासतदान हैं, उमूमन मुसलमान के घर में आला तालीम याफ्ता बच्चे होना। मेरा बेटा बुलंद इकबाल, वो MBA था, LLB था, MCOM था। मेरी बेटी जो है वो BA है पॉलिटिक्स से, MBA है, LLB है, और मेरे दामाद भी LLB है, मुस्तकिम डिग्निटी। मैं बोलना चाहती हूँ कि एक सियासी घर में रहने के बावजूद अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ चाहे वो खुद निभाते या अपनी बीवी को निभाने के लिए मदद करते हो, ये सियासी लोगों में बहुत कम दिखाई देता है। इस तरह की वसीउ नज़री, फराग दिली, सोच समझ, फिक्र नज़र बहुत वसी साहब का था, और उन्होंने उस अंदाज से, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि साजिदा तुम्हें बख्शा खुदा ने वो शोहर, हर एक काम है जिसका इबादत तुम जैसा। क्या बात है। मेरे शोहर में वो तमाम खूबियाँ थी जो एक अच्छे बेटे में होती है, एक अच्छे भाई में होती है, एक अच्छे बाप में होती है, और सबसे बड़ी बात एक सियासी लीडर में होती है। अपने वर्करों की छोटी से छोटी तकलीफ के लिए भी वो हमेशा आगे रहा करते थे। मुझे राष्ट्र सेवा दल के प्रोग्रामों में नदी के उस पार जो बिरादरान वतन रहते, उस सेवा दल के वर्कर हों, सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर हों, मुझे बताते कि शादी से 8-10 दिन पहले साहब जाके पूछते थे तुम्हारे घर में शादी का इंतज़ाम है कि नहीं।
अच्छा। जो वो इस हिस्से के लिए करते थे वो उस हिस्से के लिए भी करते थे। जी जी यानी बहैसियत वो अपने को उस वक्त एक लीडर की नहीं, एक घरे अपने एक परिवार का, अपने ख़ानदान का, अपने फैमिली का हिस्सा अपने वर्कर को मानते थे जी और उस अंदाज से वो लोगों के साथ पेश आते थे। जी जी और वो एक लीडर में ये सब बातें होना एक अलग बात है, लेकिन मैं साहब को लीडर से ज़्यादा एक अच्छा इंसान, अवामी खिदमतगार, साफ शफाफ जहन रखने वाला, इंसाफ करने वाला, किसी के साथ ज़्यादती न करने वाला, फ़िरका परस्ती के खिलाफ सियासी वोट बैंक को बालाए ताक रख कर रहने वाला इंसान। यानी जब उन्होंने इस शहर में गणपति के त्यौहार के वक्त गणेश का जब जुलूस निकलने वाला था और उस वक्त जब मुहर्रम का महीना आ गया और ताज़िया गुजरने वाले थे, जानबूझकर फ़िरका परस्त ने जो दीवार बनाई उस दीवार को उन्होंने तोड़ा। अगर वो नहीं तोड़ते कोई और तोड़ता तो उसके क्या असरात होते शहर। जी जी और उन्होंने उसको तोड़ा। उसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में वो जहाँ जहाँ गए फ़िरका परस्तों ने उनको पथराव किया, वो शदीद ज़ख्मी हुए। उसके बाद पे दर पे उन पर कई मरतबा हमले हुए, लेकिन वो ये नहीं उन्होंने उस वक्त सोचा कि मैं अगर मुस्लिम तबके का इस वक्त साथ देता हूँ तो हिंदू वर्कर मेरा नाराज़ हो जाए, मेरी हिंदू वोट बैंक ख़त्म हो जाएगी। इसका उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया। ये वही आदमी कर सकता है जिसको इक़्तिदार से ज़्यादा इंसानियत का पास हो। उन्होंने इंसानियत को उस वक्त पास रखा है कि यही नहीं बल्कि हर मरतबा उन्होंने ये किया है। जब जब यहाँ एक मरतबा ऐसा हुआ कि साहब बम्बई से आए और एक उनको वर्करों ने बताया कि सब शहर में और पार्टी ऑफिस के आसपास, जनता दल ऑफिस के आसपास सब भगवे झंडे लगा दिए जानबूझ के फ़िरका परस्तों ने। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम इसका जवाब हरे झंडे से दे दो, तुम हरा झंडा लगा दो उसके ऊपर। लोगों ने ये किया। फिर उन्होंने एक पंफलेट निकाला जिस पे लिखा था हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। और वो पुलिस ने उसको जब्त किया, साहब को गिरफ्तार किया। जब जज के सामने वो गए और जज लोग बहुत सारे वकील आए कि भाई आप मत बोलना कि ये आपने लिखा है ऐसा वैसा। वो बोले कि मैंने लिखा है तो मैंने लिखा है। वो कभी जिंदगी में मैंने उनको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। वो बोले जज के सामने कि जज साहब मैंने लिखा है कि हम, उन्होंने जज ने उनसे पूछा कि आपने लिखा है कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। बोले हाँ मैंने ही लिखा है। बोले आपने ऐसा क्यों लिखा? बोले जज साहब अगर आप पर हमला हो तो आप सेल्फ डिफेंस में क्या करेंगे? अपना बचाव करेंगे ना। जब हम पर हमला होगा तो हम भी अपना बचाव करेंगे। तो हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। जज ने उस वक्त उनको छोड़ दिया और उनकी बात मानी गई। उमूमन मैंने ऐसे देखा कि कभी भी उन्होंने सियासी मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपनी वोट बैंक बिखर जाएगी इसकी परवाह नहीं की। जब जब भी जरूरत शहर को फ़िरका परस्ती के खिलाफ लड़ने की आई वो उसके लिए हमेशा नबरद आजमा रहे और हमेशा लड़ते रहे। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो एक अच्छे इंसान, और अच्छा इंसान होने की वजह से उनके अंदर एक अच्छा लीडर आया। और उसकी उस तरबियत, उस माँ को मेरा सलाम जिस माँ ने इस तरह की तरबियत दी। उनकी वालिदा की तरबियत बहुत अजीम रही और उनके जो वालिद थे वो तो जामिअतुस सालिहात जैसी ख़वातीन की एक का मदरसा बनाकर उन्होंने पूरे एशिया में मालेगांव को मुतारिफ कराया है। ये जो है सब कुछ घर से मिला हुआ, आज इसी की ज़रूरत है कि लोग अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से, इस ढंग से करें कि वो चाहे जिस ओहदे तक पहुंच जाए उनके अंदर इंसानियत ज़िंदा रहे, शराफत ज़िंदा रहे और लोग इस अंदाज से जिए कि लोग उनको मरने के बाद भी याद करते रहे। और आज जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ, मैंने अपना बेटा खोया है, अपने शोहर को खोया है, लेकिन आज जो हालात है उसके साथ हम अपने तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए उस हालात से लड़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, NRC का हो, NPR का हो, CAA का हो, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। जुल्म ज़्यादती के खिलाफ जो भी इस शहर में होगा, वो गुंडागर्दी हो या किसी पर ज़्यादती हो, उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। यही हमारा मकसद रहा, यही हमारा मकसद रहेगा। जी, आज की जो सियासत चल रही है, आज का जो माहौल है उसमें और जो निहाल साहब के दौर में जो सियासत चलती थी, तो कितना आपको
फ़र्क नज़र आता है और क्या चीज़ें आज होनी चाहिए जो उस वक्त थी और वो एक कामयाब सियासतदान के तौर पर माने जाते थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं कि आज जो सब मुल्क भर में NRC, CA, NPR का माहौल बना हुआ है, लोगों में डर का माहौल है। अगर निहाल साहब होते तो उनकी तहरीकें शुरू होती, भूख हड़ताल और धरने शुरू रहते और वो मुल्क गिर पैमाने पर उसकी चर्चा होती। तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे उस वक्त के माहौल को और आज जो सियासी बाज़ार गर्म है, आज क्यों नहीं कामयाब सियासतदान पैदा हो रहे हैं? उस वक्त के ज़माने में ऐसा था कि सियासी मुखालिफत अपनी हद के अंदर रहा करती थी। मैं पहले ये बता दूँ आपको, अगर साहब का कोई सियासी मुखालिफ है तो अपनी सियासी तौर पे पॉलिसी के मुताबिक अपने काम करेगा या अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम करेंगे। उसको जिस रास्ते जाना है वो उस रास्ते जाएगा या अपने रास्ते जाएंगे। उसमें ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती खलिश या बदला लेने, इंतकाम लेने और जान के लाले पड़ जाए इस हद तक पहुंचने की बात नहीं हुआ करती। यही वजह रही कि निहाल साहब ने जब हारून अंसारी साहब का ऑपरेशन, मैं हारून अंसारी साहब को बाबा बोलती थी, सोशलिस्ट पार्टी के ज़माने से उनका मेरा ताल्लुक था। लेकिन जब जब कोई बात हुई, उन पे उनके स्कूल को परमिशन की, मंजूरी की, वर्क बढ़ाने की, जो भी बातें आई, कॉलेज में कोई उनकी तकलीफ हो तो मैं उसके लिए मदद करती थी। मेरे पास मदद मांगते थे, मैं साहब को बोलती थी साहब उनकी मदद। उस वक्त ये नहीं माना जाता था कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। शब्बीर सेठ के यहाँ मेरा आना जाना था, मैं उनके यहाँ भी आती जाती थी। उस वक्त मतलब ये सब बातें नहीं थी कि भाई ये हमारा सियासी, और उस नज़र से देखा भी नहीं जाता था कि हमारे सियासी दुश्मन के, वो अपनी पॉलिसी के तहत काम करें, हम अपनी पॉलिसी। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज इक़्तिदार को मरकज़ बनाया गया है। जो कोई इक़्तिदार हासिल करने में रुकावट बन रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको तकलीफ पहुँचाई जाए, उसको इज़्ज़त दी जाए। ये जो हो रहा है इस शहर में हो रहा है, ये बेहद ख़तरनाक है और इसके नतायज बहुत ख़राब होंगे। इसके लिए ज़रूरी हो गया है कि जो गुंडागर्दी हो रही है, जो सियासी, मैं देख रही हूँ कि सियासी, एक पार्टी के सियासी लोग, एक सोच फिक्र के सियासी लोग जो इकट्ठा है, उन्हीं के लोगों पर हमले हो रहे हैं मालेगांव शहर में, जो नहीं होने चाहिए। कोई हार गया, कोई जीत गया। मैं तो ऐसा देखी कि मेरे शोहर इलेक्शन हार गए, 4 बजे जाके अपनी पार्टी ऑफिस में बैठ गए, वो अपना काम काज शुरू कर दिए। पहले कुछ वर्करों ने एतराज़ किया कि साहब अपन हार गए, अपने क्या करने का है, जिसके जिम्मे आया वो करेगा। वो बोलते थे नहीं, हम जिम्मेदार हैं, हम पहले इंसान है, उसके बाद हमारी कोई पार्टी है। लोगों ने हमको पसंद नहीं किया, हमको हरा दिया। हमको अपने काम से काम रखना चाहिए, हमको लोगों के काम करना चाहिए। यही वजह है कि मालेगांव शहर में आज लाखों लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वो साहब की देन है, सोशलिस्ट पार्टी की देन है कि लोग वहाँ रहते हैं और उनकी नस्लें वहाँ से रह रही है। 40,000 कार्ड पीले बना कर देना और लोगों के घरों तक अनाज पहुँचा देना एक छोटी बात नहीं है। बेवा यतीमों को पैसे दिला देना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसे काम है जो आम तौर पर लीडर नहीं करते। लीडर वही काम करता है जिससे उसको सियासी मुफाद मिलता है, मगर साहब ने इस बात को कभी गौर नहीं किया। जिसका फायदा करने का है करने का, जिसको फैज़ पहुंचाने का है पहुंचाने का, ये उनका मंशा रहा। और इसी फिक्र और सोच को लेकर आज हमारी पार्टी चलती है, हमारी तहरीकें उसी की निशानदेही करती हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह की बातें हों। अगर आज शहर में गुंडागर्दी बढ़ रही है तो हम अपने वर्करों के साथ उसकी बातचीत करेंगे, और जो हमले हो रहे हैं एक ही पार्टी के, एक ही सोच फिक्र के लोगों पर, उसके बारे में भी सोचेंगे। निहाल अहमद साहब का नाम जो आज हम लेते हैं, साथी निहाल अहमद, तो ये साथी जो वर्ड लगा है नाम के साथ, इसके पीछे क्या कहानी है? असल में सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग रहते हैं, अच्छा, उनको साथी बोला जाता है। और बस उम्मन साहब को, जैसे हमारे यहाँ कोई भी होगा तो उसको साथी लगाया जाता था, जो सोशलिस्ट पार्टी का वर्कर होता था। और औरतें जो होती थी, खवातीन, वो भाई बोला करती थी, साथी भी बोला करती थी, भाई भी बोला करती थी। लेकिन साहब को मानने वाला एक बहुत बड़ा खवातीन का भी तबका रहा, जिनको उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, उसमें मेरा भी शुमार है। राष्ट्र सेवा दल से जब हमको इसलिए लाया गया कि हम सोशलिस्ट पार्टी का आगे जाके कमान संभाले,
तो मैं भी सोशलिस्ट पार्टी में सेवा दल से आई। तो उस वक्त मैंने साहब को मानने वाला एक बहुत बड़ा तबका देखा, ख़वातीन का भी बहुत बड़ा तबका। और मालेगांव शहर में तो ऐसा था कि ख़वातीन ही बड़ी तादाद में सोशलिस्ट पार्टी को मानने वाली थी। वहाँ से वो साहब ने कभी पार्टी नहीं बदली, हालांकि उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर आए। कभी राज्यसभा में खुद इंदिरा गांधी ने बात की तो वो नहीं गए। बहुत मर्तबा ये बात है कि तुमको हम वज़ीर आला बना देंगे, तुम हमारी पार्टी में। मगर उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसी को मुस्लिम दुश्मन करार दिया। कांग्रेस के जो फसादात हुए, ये मुस्लिम को जिस तरह अंग्रेज़ों ने डिवाइड करो और हुकूमत करो की बात की, उसी तरह कांग्रेस भी डराओ धमकाओ और मुसलमानों को डरा धमका के वोट लो, इस पॉलिसी के मद्देनज़र सब कुछ करती रही, ऐसा उन्होंने माना। निहाल अहमद साहब के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि उन्होंने मालेगांव को ज़िला बनने नहीं दिया और ज़िला ना बनने के पीछे निहाल अहमद साहब का हाथ है। तो इस ताल्लुक से कुछ वजाहत करेंगी आप? अगर जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ज़िला नहीं बनने दिया, तो उन्होंने तो मालेगांव कॉरपोरेशन भी बनने नहीं दी थी। कोर्ट में गए थे, तो फिर कैसे सरकार ने मालेगांव कॉरपोरेशन बना दी? जिसकी वजह से, बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, वैसे मैं कई मिसालें दे सकती हूँ, मगर आपके पास भी वक्त कम है। जी जी जी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर सरकार को मालेगांव जिला बनाने का था, या MIDC की बात बोली जाती है, MIDC बनानी थी, तो वो बना सकती थी ना। जिनके पास इक़्तिदार है, चंद सालों से बीजेपी की हुकूमत आई है, उसके पहले तो कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के MLC थे यहाँ, कांग्रेस का इक़्तिदार रहा, कांग्रेस का मेयर रहा बरसों, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो जब वो चाहती अगर जिला बनाना तो बना सकती थी। जिला परिषद में, पंचायत समितियों में, कृषि उत्पन्न बाजार समिति में, सब जगह तो कांग्रेस के लोग रहे। अगर वो चाहते तो उनके लिए बहुत आसान था। गवर्नमेंट तो जो चाहती है वो थोप देती है किसी पर भी। आज हम मुखालिफत कर रहे हैं, गवर्नमेंट मान रही है क्या NRC रोकने के लिए? मानती नहीं। तो अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो जिला बना देती। आज कांग्रेस के पास इक़्तिदार है, बना दे वो जिला, कौन मुखालिफत कर रहा है? लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ कि झूठ बोलने वाला इतनी ताकत से झूठ बोलता है कि लोग उसको सच मानने लगे। और साहब के साथ कांग्रेस का यही होता रहा। उनको शोहरत पसंद नहीं थी, तशहीर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, उसको वो आया गया समझते थे, कौन क्या बोल रहा है इससे उनका कोई रिश्ता नहीं रहता, तो वो अपने काम से काम रखते थे। इसलिए ये बात जोर भी पकड़ती रही और लोग बोलते भी रहे। मगर सच्चाई ये नहीं, अगर कांग्रेस चाहती तो कब का जिला बना देती। कारपोरेशन नहीं, हम कोर्ट में गए कि भाई कारपोरेशन बनेगी तो झोपड़पट्टियों पर, गरीब लोगों पर टैक्सेस बढ़ेंगे, और आज उसके भुगतान भुगत रहे हैं। जो बॉम्बे में पानी पट्टी है वैसी हमारे यहाँ, जो औरंगाबाद नासिक में वो पानी पट्टी हमारे यहाँ है, हम वो टैक्सेस दे रहे हैं, जबकि हमको पानी की कमी है, हमारे यहाँ सफाई नहीं है। ज़माने भर की तकलीफ से मालेगांव शहर की आवाम गुजर रही है, लेकिन हम सब टैक्स पेयर टैक्स अदा कर रहे हैं और सहूलियात जो चाहिए उससे महरूम है। तो ये एक बहाना है और ये कांग्रेस की दोगली पॉलिसी की एक तस्वीर है और कुछ नहीं। निहाल अहमद साहब की ज़िंदगी से उनको क्या सबक मिलता है? उनका पूरी ज़िंदगी आपके सामने रही है, आप साथ में उनके शाना बशाना आप चली हैं। हमेशा अपना काम करने का तरीका सही रखो। काम करते वक्त अपना पराया मत सोचो। किसी का भी वो काम करो, सब्र इस्तकलाल से, सब्र ज़ब्त से काम करो। रास्ते में चाहे जितनी रुकावटें आए, चाहे जो तुम्हें बोला जाए, तुम उसकी परवाह मत करो, ईमानदार रहो। सबसे बड़ी बात जो उनकी है, उनकी जो मकबूलियत है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी ईमानदारी है। और काम करते रहो, कोई माने ना माने, उसका बेनिफिट, उसका सियासी फ़ायदा तुम्हें मिले ना मिले, उसकी परवाह मत करो, तुम अपना काम जारी रखो। यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो रहा है, काम करने का तरीका है, खिदमत खल्क। और उसमें किसी तरह की तफावत, किसी तरह का फ़र्क, न ज़ात पात तबका वारियत, ये सब नहीं थी जो आज दिखाई देती है। उस तरह से डिवाइड करने की कोशिश होती है, वो उन्होंने नहीं की। इसलिए वो मकबूल लीडर। और आज उनकी कमी इसलिए महसूस हो रही है कि आज मुल्क भर में किसी तरीके से कोई क़यादत उभर के सामने नहीं आ रही है। जो ये इतने बड़े मसले पर NPR, CA, NRC पर आए, कर सब रहे,
लेकिन कोई हिकमत अमली कारआमद साबित नहीं हो रही है। 150 जगह हिंदुस्तान भर में एहतिजाज चल रहा है, हम भी एहतिजाज मालेगांव शहर में करें, लेकिन जिसके एहतिजाज से कुछ काया पलट हो जाए मामले की, कुछ जाग जाए और सरकार कुछ झंझोड़, जैसे पुलिस में दबदबा था उनका कि अगर वो कुछ बोल दे तो पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि पुलिस उनके खिलाफ चली जाए। मैम उस दबदबे के पीछे क्या राज था, क्या राज मख्फी था? ईमानदारी और जो बोलना वो करना। जी जी। जैसे अब मजदूर तहरीक चल रही है, पुलिस उनको इजाजत नहीं दे रही है, 144 कलम लगी हुई है, तो उन्होंने झूला लटका लिया पार्टी ऑफिस से। जो वहाँ एक दरख्त था सामने, उसमें रस्सी बांध के कुर्सी लटकाई, ना जमीन पर ना आसमान पर। पुलिस पकड़ नहीं सकती कि 144 कलम है, तो कैसे माने कि कलम टूटी? और वो लोगों को बोल रहा है कि तुम चलते फिरते नजर आओ, और वो तकरीर कर रहे हैं। यानी ये जो हिकमत अमली थी। एक बार उन्होंने अपने एक वर्कर के दोस्त की शादी, जो लड़के की शादी, वर्कर के लड़के की शादी जो थी, वो कुछ अव्वल कर ली, और उसमें यही हमारा हक हमें दे दो, यही ऐलान है सहरा, मजदूरों की तहरीक में उसका इस्तेमाल कर लिया और लोगों तक अपनी बात इस तरह से पहुंचा। मैं खुद इस बात का तजुर्बा रखती हूँ कि मुझ तक उन्होंने जो बातें पहुंचाई वो कभी शायरी के जरिए पहुंचाई, कभी कुछ अंदाज से पहुंचाई, जो वो मैं समझती थी कि वो मुझको बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। हमारे खत, मैं असल में था कि मेरे पास यहाँ रहने के लिए घर नहीं था। जी जी। कभी मैं जनता इलाज में रही, कभी शमीम हकीम शब्बीर हकीम साहब की वाइफ थी, उनके वालिद के घर में रही, कभी डाक बंगले में रही, जब तक घर नहीं था। मैं अम्मा लहर में अपनी इकलौती बेटी थी, वालदा की अम्मा लहर में रहती थी, तो मुझे खत वगैरह थे वो सेंसर होते थे, उसको बाकायदा फाड़ के पढ़ा जाता था पुलिस की तरफ से। उसके बाद तो उसमें भी जब मैं उनको बताई कि इस तरह से खत, मैं एक शायरा अदीबा थी और मैं 10-15 अखबार रसायल में मेरे मज़ामीन और गज़लें शाये होती थी, तो मैं जब दूसरे खत देख रही थी तो मैंने वो खत देखा कि दूसरे खत एकदम पॉश है, वो फटे हुए नहीं है, लेकिन ये खत में नजर आ रहा है कि फाड़ा गया है। जब वो आए और मैंने उनको बताया कि देखो ये ऐसा ऐसा है, तो वो बोले कि इसमें कौन सी नई बात है, पढ़ के पढ़ा जा रहा है खत, तुम भेजती होगी, वो भी पढ़ते होंगे, मैं भेजता हूँ वो भी पढ़ते। तो उन्होंने कई दिन तक पुलिस को इसका फायदा उठाते बहुत पागल बनाया। अच्छा। और पुलिस बहुत परेशान रही, यानी झोपड़पट्टी बसाए सवाई जो अमलेर में है, मजदूर यूनियन जो है, पार्टी के काम काज है, ये सब साहिब करते थे। यहाँ तक कि हिंदुस्तान भर में कहीं भी फसाद हो, उमन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, तो वो उसके लिए सबसे पहले दौड़ कर जाते थे। यहाँ तक कि वो जो बच्चों लागिर हो जाते हैं, उनको पूरी खुराक नहीं मिलती, उनके लिए भी वो असम्बली में बोलते थे। असम्बली में बोलना ये उनके लिए सबसे अहम काम रहता था, और वो बराबर असम्बली में बोला करते थे जो मामले में। और असम्बली एक ऐसा हथियार था उनके पास, इसके लिए कि वो असम्बली में न जाए, वो हार जाए, इसके लिए दिल्ली से लेकर मालेगांव तक रुपए पैसे बहा दिए गए 1999 में कि वो गिर जाए, क्योंकि वो सबको पूरी तरह से फसाद हो जाए, तो वो उसके ऊपर बोलते थे कि फसाद नहीं होना चाहिए। उसके लिए कभी वो शेरों का इस्तेमाल करते, कभी वजीर आला को, फिर वो सीमेंट प्रकरण में अंतुले की बात हो, बम्बई फसादात की बात हो, महाराष्ट्र में कहीं के फसादात की बात हो, ब्लास्ट की बात हो, जब तक वो असम्बली में रहे वो नाक में दम किए रहे सरकार की। इसलिए सरकार की खुद की कोशिश रही। मैं खुद जानती हूँ कि जब 99 में वो खड़े हुए तो उनके अपने दोस्त जो कांग्रेसी थे फोन करके बोलते कि बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है निहाल साहब तुम्हारे लिए कि तुम गिर जाओ। बोले अपन अपने लिए थोड़ी जाते हैं, अपन आवाम के लिए जाते हैं, अगर आवाम को अच्छा लगेगा तो अपने को भेजेगी, नहीं लगेगा तो नहीं भेजेगी। उनकी कोशिश ये रहती थी कि कैसे भी आप मुसलमान जो है वो सबसे ज्यादा दबा कुचला तबका है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं, और बोलता है तो डरता है। और निहाल साहब की सबसे बड़ी खूबियत थी कि वो बेबाक थे, निडर थे, जेल में जाने से डरते थे। अक्सर हम उससे कहा करते थे कि जो जेल जाने से नहीं डरता सब उससे डरती है, पुलिस भी उससे डरती है, और पुलिस भी उनसे डरती थी। अक्सर मैं देखती थी कि जब वो मेरे घर में एक बैग तैयार रहती थी, रखी रहती थी बाजू में, कि जब भी कभी जेल जाने की बात आए तो कभी पुलिस उनकी बैग ले जाए, कभी वर्कर उनकी बैग ले जाए, और वो बड़ी आसानी से जेल चले जाते थे। मैम आखिर में जैसा कि आपने बताया और लोग भी जानते हैं कि आप शायरा हैं, अदीबा हैं,
तो जो अशार आपने उनके ताल्लुक से लिखे हैं, तो आखिर में उनकी नज़र चंद अशार कर दे जो आपने ख़ुद तहरीर फरमाए। ख्वाबो ख्याल फिक्र नज़र में समाए हो, ख्वाबो ख्याल फिक्र नज़र में समाए हो, लगता है ज़िंदगी में मेरी लौट आए हो। क्या बात। ख्वाबो ख्याल फिक्र नज़र में समाए हो, लगता है ज़िंदगी में मेरी लौट आए हो। शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, पेवंद खाक होके भी पागल बनाए हो। क्या बात। जब से हमारे घर में वो चेहरा नहीं रहा, जब से हमारे घर में वो चेहरा नहीं रहा, लगता है ज़िंदगी में सवेरा नहीं रहा। जब से वो हम सफ़र मेरे घर से चला गया, आँखों से कोई नींद का रिश्ता नहीं रहा। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपा इतना वक्त दिया आपने जी मेरी बात सुनी जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम।